हरे कृष्णा। आज का हमारा टॉपिक है गॉड पार्ट टू। तो हम लोगों ने कुछ चर्चा करी थी कि भगवान है और सारी व्यवस्था भगवान के निर्देशन में हो रही है। और कुछ प्रश्न उठाए गए थे पहले के क्लासेस में, जिससे कि ये साबित होता है कि भगवान है। और अगर जो बोलता है कि भगवान नहीं है तो फिर आप उन क्वेश्चंस के आंसर दो। ठीक है। देखिए, बहुत सिंपल है। प्रभुपाद जी संबंध में कहते हैं, एक मैं सुना था लेक्चर। जैसे हम लोग कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते, पराया नास्तिक कहते हैं भगवान को नहीं मानते। तो आप मानना ना मानना, देखिए क्या होता है, कैसे होता है। जैसे अगर मैं कहूं कि आकाश में पुष्प है, हरे कृष्ण प्रभु जी, आकाश में पुष्प होता है? नहीं होता। अच्छा, इसमें मानने और ना मानने की कोई बात आती है ही नहीं, तो ना माने ना मानने की बात क्या आएगी? समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, किससे मैं पूछूं? हरे कृष्ण सुपेक्षा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी, घोड़े के अंडे होते हैं? नहीं होते हैं। तो उसमें मानने ना मानने की कोई बात आएगी? नहीं। बस सिंपल है। ठीक। तो जी बहुत सिंपल बोलते हैं यही। मानने ना मानने की बात तो उसमें आएगी जो चीज एग्जिस्ट कर रही है। आप सूक्ष्म पॉइंट को पकड़ पा रहे हैं? मैं कहूं कि आकाश में पुष्प होते हैं, आप मानते नहीं मानते हैं? आकाश में पुष्प होते हैं, उसमें मानना ना मानने की बात ही है ही नहीं। तो मानने ना मानने की बात कैसे आएगी? घोड़े के अंडे को आप मानते हैं? मानते हैं नहीं मानते, है ही नहीं। लेकिन हम क्या बोलते हैं, भगवान को नहीं मानते। नहीं मानते मतलब है तुम नहीं मानते। इस भगवान को नहीं मानते, इससे ही साबित हो रहा है कि भगवान है। सूक्ष्म पॉइंट को प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बोलते हैं, मॉर्निंग वॉक के लेक्चर में बोलते हैं। तो भगवान को नहीं मानते, इसी से प्रूफ हो रहा है कि भगवान है। आप जबरदस्ती वश नहीं मानते। ठीक है। देखिए बहुत बहुत, देखिए ये टॉपिक तो मुझे लेना था, मैं सोचा क्या लूं। मतलब प्रभुपाद जी बोलते संबंध में, कोई बहुत बड़ा ही मूर्ख होगा जो कहेगा भगवान को नहीं मानते। क्योंकि भगवान की व्यवस्था हम चारों तरफ अपने देख ही रहे हैं, तो उसमें नहीं मानने की बात कैसे आ सकती है? जैसे अगर आप किसी मुसीबत में पड़े हो, अब देखिएगा, अपने जीवन को खंगालिएगा, पहले के लाइफ में जो भी आपने, जो भी पिछले के दिनों में कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको, अगर आप बहुत अकेले हैं, तो कहीं ना कहीं से एक आदमी आपको ऐसा मिलेगा जो आपको उस प्रॉब्लम से निकाल देगा। अच्छा, उस व्यक्ति को आप नहीं जानते कभी, ना कभी देखा, पर एग्जैक्ट जब आपको किसी की जरूरत है तो वो आगे खड़ा हो जाता है। तो कौन कौन भेज रहा है उसको, कहाँ से आ गया वो, किसकी व्यवस्था है ये? या जब बच्चा पैदा होता है तो उसको कोई बताता नहीं है कि तुम्हें दूध कहाँ मिलने वाला है। उसको परफेक्ट पता रहता है कि मुझे पोषण माँ के स्तनों से कहाँ है, कहाँ से मिलने वाला है, उसको परफेक्ट पता है। तो किसने ज्ञान दिया उसको, किसने बताया छोटे बच्चे को? या जब बच्चा पैदा होता है तभी माँ के स्तनों में दूध आता है। तो ये अरेंजमेंट कौन कर रहा है, किसने सिखाया बच्चे को? आप साइंटिस्ट से पूछो, आप कैसे होता है ये, किसकी व्यवस्था है? ऑटोमेटिक तो कुछ होता नहीं है। ऑटोमेटिक की बात हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। और आइंस्टीन ने खुद कंफर्म किया है कि वो अपने बोला है, अपने एक जगह बोला है उसने कि मैं मानता हूं कोई ना कोई परफेक्ट ब्रेन है इस फिजिकल लॉस के पीछे। परफेक्ट है। परफेक्ट लॉ, परफेक्ट, देखिए सिंपल है। जहां लॉ है वहां लॉ मेकर है। इसको समझते हैं आप? अगर कहीं नियम है तो नियम बनाने वाला होगा। तो बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। कोई भी लॉ अपने आप नहीं आता है। जैसे अगर आपको कुछ बिल पास कराना है पार्लियामेंट में, तो कितना मेहनत लगता है, कितने लोगों की, मतलब लोग जुटते हैं, डिस्कशन करते हैं, फिर जाके कहीं सुप्रीम कोर्ट में उसको पास करते हैं, और पास करने वाला व्यक्ति होता है। तो अगर आप लॉज देख रहे हैं कि सर्दी के बाद गर्मी, सर्दी के बाद फिर ये मानसून चल रहा है, अभी फिर गर्मी ठंड आएगी, ये सब साइकिल किसने बनाई? किसने डिसाइड किया कि सर्दी के बाद बारिश आनी चाहिए, बारिश के बाद ठंडी आनी चाहिए?
और कब से चल रहा है वो? सूर्य का मूवमेंट किसने डिसाइड किया? तो कोई है पीछे जिसकी ये अरेंजमेंट है, अपने आप नहीं होता है। और न्यूटन ने भी बोला, देखिए ये जो साइंटिस्ट होते हैं ना, ये दो तरीके के होते हैं साइंटिस्ट, एक होते हैं नास्तिक और एक होते हैं आस्तिक। तो जो आस्तिक साइंटिस्ट होते हैं, वो जानते हैं कि कोई ना कोई परफेक्ट ब्रेन है उसके पीछे, पर उसकी स्टडी करते हैं वो, सब कुछ चल कैसे रहा है। और कुछ साइंटिस्ट होते हैं जो उनको हटा के केवल लॉ को पढ़ते हैं और कहते हैं लॉ अपने आप आया है, या वो ऐसा बोलते हैं कि लॉ मैंने दिया है। जैसे हम पढ़ते हैं न्यूटन का लॉ, तो न्यूटन कहाँ से लेके आया लॉ? इसमें स्टोरी आती है कि जब वो बैठा था पेड़ के नीचे, तो ऊपर से सेब गिरा। उसे देखा, अरे सेब कैसे गिरता है, क्यों गिरता है? उसने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ले आया। हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन का लॉ है। अरे भाई साहब, जब न्यूटन पैदा भी नहीं हुआ था ना, तब भी सेब नीचे गिर रहे थे। अब बताओ, किसका लॉ हुआ ये? न्यूटन के पैदा होने से पहले लॉ चल रहा है, तो किसका लॉ है, न्यूटन का कि भगवान का? और प्रभुपाद जी इसमें और ऐड करते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब सेब या फल पकता है तब गिरता है। ये किसने डिसाइड किया कि जब पकेगा पेड़ तभी गिरेगा? तो इससे बहुत सारी चीजें हैं कि, तो मतलब ऐसी बात है कि कोई प्रूफ कर सकता है भगवान है, नेचर को देख के समझाता है भगवान। और न्यूटन ने बोला भी है कि जैसे एक बीच में, जैसे आप कभी बीच जाएंगे तो एक समुद्र का पार्ट होता है, एक सैंड का पार्ट होता है। तो आइंस्टीन ने कहा जो मेरे पास नॉलेज है ना, वो बीच के सैंड पार्टिकल के समान है, मतलब बहुत बहुत कम नॉलेज है मेरे पास, बहुत कम नॉलेज है। और इनफैक्ट तो आइंस्टाइन ने अ, एक आदमी को ये पकड़ा कि भाई थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपकी भगवत गीता में लिखी है, कोई होगा, लेकिन हमारे मूर्ख जो होते हैं लोग, इंडियंस, जो शास्त्र पढ़ते नहीं, तो आइंस्टीन ने हायर भी किया एक आदमी को गीता पढ़ाने के लिए। पर वो ऐसा मूर्ख था, उसको गीता खुद ही नहीं पता था। तो आइंस्टीन जो है, और थोड़ा सा अच्छा बोलता है गीता से, लेकिन उस गीता वो समझ में नहीं आया। तो बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि कोई भी, देखिए आप कोई भी धर्म पकड़िए, किसी भी धर्म का कोई भी शास्त्र पकड़िए, कहीं ना कहीं वो भगवान के बारे में बताता है। ऐसा कोई मजहब या रिलीजन है ही नहीं जो बोले भगवान नहीं है, तो अलग से निकल आया। अब मैं बता रहा हूँ ये सब हुआ कैसे। देखिए, जो वेदास है ना, हमारे जो शास्त्र हैं, उसमें क्रिएशन का प्रोसेस की, सृष्टि कैसे हुई है और सृष्टि किसने की है, ये परफेक्ट समझाया गया है वेदों में। लेकिन जब ब्रिटिश को राज करना था, जब ब्रिटिश यहाँ पर आए रूल करने के लिए, तो ब्रिटिशर्स ने देखा कि जो हाँ, तब हमारे सिस्टम में वर्णाश्रम था। इसको बोलते हैं भारतवर्ष, या आर्यव्रत बोलते हैं। आर्यव्रत मतलब यहाँ पे आर्य लोग रहते हैं, वर्णाश्रम का पालन करने वाले लोग रहते हैं। तो उन्होंने देखा, ब्रिटिशर्स ने, कि मुगलों ने हजारों साल तक राज किया, लेकिन फिर भी इनका जो फेथ है अपने शास्त्रों के प्रति, वो इतना जबरदस्त है कि शास्त्रों में फेथ होने की वजह से कोई इन पे रूल नहीं कर सकता। हाँ, बाहरी तौर पर लगेगा कि हाँ मुगल राज कर रहे हैं, पर आंतरिक रूप से कोई इनको रूल नहीं कर सकता। कोई इनमें अपनी धारणा को सुपर इम्पोज नहीं कर सकता, क्योंकि इनका विश्वास उतना शास्त्र पे है। तो ब्रिटिशर से सोचा कि इनके शास्त्र का जो फेथ है उसको हटाना पड़ेगा, तभी मेरे गुलाम बनेंगे। हाँ, बाहरी तौर पे हाँ ठीक है मेरे अंडर में है, लेकिन मेरे गुलाम तब बनेंगे तब इनका फेथ हम शास्त्र से हटा के अपनी बात पे लगाएंगे। तब उन्होंने एजुकेशन सिस्टम पे हमला किया, और ब्रिटिशर्स ने अपनी ही थ्योरी, पहले तो ये प्रूफ कराया कि जो तुम्हारे शास्त्र हैं वो माइथोलॉजी, अरे ऐसा कुछ होता ही नहीं। अब जब कुछ है ही नहीं ऐसा, तो फिर क्या है? देखिए, अगर किसी का फेथ है ना, तो आप फेथलेस नहीं हो सकते, आप कभी भी फेथलेस नहीं बन सकते, कहीं ना कहीं आपको फेथ रखना पड़ेगा। तो जब शास्त्रों से फेथ हटाया, तो कहाँ फेथ रखें? तो रखिए मेरे जो एजुकेशन है, जो मैं कहता हूं उस पर फेथ रखना पड़ेगा आपको। और अगर आप मेरी बात पे फेथ रख रहे हैं, तो आप मेरे गुलाम हैं कि नहीं, पहले बताइए। समझ में आता है? अरे हाँ, इसकी बात पे मुझे विश्वास है, जो ये कहेगा वो सही है। ठीक है ना फिर? तो जो मैं कहूंगा वो सही है। यही ब्रिटिशर्स ने किया। हमारे जो जो वो था,
हमारे शास्त्रों का जो गुरुकुल थे, जो हमारी वर्णाश्रम प्रणाली थी, वैदिक परंपरा थी, उस पे अटैक किया। कोई तो म्यूट है, म्यूट कोई तो हमें पता नहीं कहाँ पर है, दिख नहीं रहा मुझे। एक सेकंड। ठीक। हरे कृष्ण। तो ये ब्रिटिशर्स ने किया। ठीक है, तो मतलब बेसिकली उन्होंने उन्होंने एजुकेशन सिस्टम का सहारा लिया हमारे माइंड को डोमिनेट करने के लिए। लेकिन फिर भी आप देखिएगा, इंडिया इतना अच्छा है ना, कि इतने साल राज ब्रिटिश करने के बाद भी कहीं ना कहीं हमारा लव और फेथ भगवान पर है। ऐसा नहीं कह सकते कि सभी नास्तिक हैं इंडिया में। फिलहाल प्राय तो वेस्ट वेस्ट कल्चर में तो सभी एक तरीके से नास्तिक नहीं कहेंगे, उनको विश्वास ही नहीं, उनको भगवान हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारा इंडियन कल्चर अभी भी इतना रिच है स्पिरिचुअलिटी में, हमें विश्वास है कि भगवान है। या देखिए, जो नास्तिक भी होता है ना, वो ये बिलीव करता है कि कुछ सुपीरियर तो है। देखिए होता क्या है ना, कि अगर हम ये मानेंगे कोई व्यक्ति है, जैसे लेट्स से मान लीजिए मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ, और मुझे पता है कि इस गलत काम में कोई देखने वाला है, तो मैं करूंगा ही नहीं, उसको मैं कर ही नहीं पाऊंगा, अरे कोई देख रहा है तो कैसे कर सकते हैं। अच्छा, अब क्या है, कोई हो ना, कोई नहीं है मेरे आसपास, तो गलत काम खुल के करूंगा मैं। तो वैसे ही जो नास्तिक होते हैं, उनको इतना पाप करना होता है कि वो जानबूझ के स्वीकार नहीं करते कि भगवान है, दंड मिलेगा उनको। लेकिन फिर भी वो ये स्वीकार करते हैं कुछ सुपीरियर कुछ तो है ऊपर, कुछ सुपीरियर पावर तो है बस। लेकिन भगवान होना, व्यक्ति होना, ये उनको स्वीकार नहीं होता, क्योंकि व्यक्ति को दंड देगा। पापा जी बोलते थे, जैसे जो खरगोश होता है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है उसको, तो वो आंखें बंद करता है कि प्रॉब्लम दिखे नहीं उसको। पर प्रॉब्लम ना दिखने से ये नहीं कि प्रॉब्लम चली गई। तो ये ना मानना कि भगवान है, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान चले जाएंगे। जैसे उल्लुओं को सूर्य दिखता नहीं है, इसका मतलब नहीं कि सूर्य है नहीं। तो ये पॉइंट है। ठीक है। तो अब ब्रिटिशर्स ने, या कह सकते हैं जो ऐसा डोमिनेट करने के पर्पस से आए थे, तो उन्होंने, जैसे साइंटिस्ट लोगों ने अब कुछ थ्योरीज दी हैं, जिनका वर्णन यहाँ पे इस बुक में भी लिखा हुआ है। तो दो थ्योरी बेसिकली बता रहे हैं यहाँ पे, एक बिग बैंग थ्योरी और डार्विन थ्योरी। ये तो बहुत सिंपल ही है, कुछ समझा देता हूँ मैं, लेकिन फिर भी देखिए, डार्विन थ्योरी और बिग बैंग थ्योरी, फिलहाल डार्विन थ्योरी तो मैंने सुना है हटा दी गई है एनसीईआरटी से, एजुकेशन सिस्टम से, तो ये एक अच्छी खबर हमारे लिए है कि अब लोग गलत नहीं पढ़ेंगे। अब सही पढ़े नहीं पढ़े वो ठीक है, लेकिन गलत तो फिलहाल नहीं पढ़ेंगे, चलो ये ठीक है। ठीक है। तो अब देखिए, दो थ्योरी देते हैं यहाँ पे, एक बिग बैंग थ्योरी देते हैं और एक डार्विन थ्योरी देते हैं। और इन दोनों थ्योरी को अगर कोई एक्सेप्ट करेगा, तो उसको विश्वास होगा कि हाँ भगवान नहीं है। ये इतनी खतरनाक थ्योरी। अब लेकिन एक बात समझिए, प्रोपाद जी इसको समझाते हैं कई बार अपने बुक में भी, थ्योरी और फैक्ट्स में डिफरेंस क्या होता है, कोई बताएगा यहाँ पे? थ्योरी और फैक्ट्स में क्या डिफरेंस होता है? थ्योरी का मतलब क्या, फैक्ट्स का मतलब क्या? जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बताइए। बताइए प्रभु जी। जी, थ्योरी का मतलब ये है कि केवल लिख दिया गया है, उसका कोई प्रूफ नहीं है। करेक्ट। हाँ, और थ्योरी सॉरी, फैक्ट मतलब है कि वो हमें मतलब मतलब फैक्ट है कि मतलब हमेशा ट्रुथ है वो, मतलब पास्ट में भी ट्रुथ था, अभी भी है और पहले भी रहेगा, मतलब हमेशा रहेगा, हम्म। एब्सोल्यूट रहेगा। हम्म। तो एक जगह एक चैट पे भी आया, फैक्ट्स अनचेंजेबल, ठीक, करेक्ट, सही बोल रहे हैं। देखिए थ्योरी मतलब क्या, थ्योरी कोई भी दे सकता है। थ्योरी मतलब जिसके मन में जो आएगा वो बोल सकता है, उसको प्रपोज कर सकता है। और फैक्ट मतलब जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो हमेशा सत्य रहने वाला है, जैसे कृष्ण भगवान है, ये फैक्ट है कि थ्योरी है? फैक्ट। हम जीवात्मा है, फैक्ट है कि थ्योरी है? फैक्ट। जो फैक्ट्स मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ। और फैक्ट्स आपको वेदास में ही मिलेंगे। देखिए फैक्ट्स मतलब क्या है, जो हमेशा ट्रुथ है, और वेदास हमारे अनादिकाल से हैं।
तो जो चीज अनादिकाल से सत्य है वही फैक्ट होगी ना। थ्योरी क्या, थ्योरी तो हम चेंज कर सकते हैं। जैसे आज मैं, जैसे माने आज मैंने कुछ प्रपोज किया थ्योरी, मैंने कुछ अपने मन से बोला, कोई कुछ सामने वाला कुछ और बोलेगा अपने मन से, फिर दोनों दोनों थ्योरी क्लैश होंगी। तीसरा दोनों वाले को हटा के फिर एक न्यू थ्योरी लाएगा। आपको पता है पीएचडी में क्या करते हैं? जो पीएचडी करता है क्या करता है पता है आपको? अगर आपको किसी सब्जेक्ट में पीएचडी करनी है तो क्या करना होगा? तो कौन बताएगा? अगर आपको किसी चीज करने पर, हाँ जी बाबू जी। हाँ तो जी बहुत सारी थ्योरी को पढ़ के फिर ये एक्सेप्ट करना हो कि ये गलत है, फिर ये हाँ पढ़ना करेक्ट। होगा फिर एक्सेप्ट करना वो थीसिस लिखते हैं पीएचडी में कि जो भी थ्योरी आपने पढ़ी है अभी तक वो सब गलत है, एक नई थ्योरी मैं दे रहा हूँ आपको, थीसिस में दे रहा हूँ। तो वो आपको गलत प्रूफ करना ही पीएचडी है, मतलब बेसिकली ये। और एक बहुत भक्त बताते हैं बहुत सुंदर, पीएचडी का मतलब है परमानेंट हेड डैमेज। परमानेंट सर फोड़ना है पीएचडी मतलब। ठीक है, तो हम लोग थ्योरी देखते हैं। ये पहली है बिग बैंग थ्योरी। देखिए बिग बैंग थ्योरी का, ठीक है पहले पढ़ते हैं। तो बिग बैंग थ्योरी ये बोलती है कि एक इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल पार्टिकल था इनफाइनाइट एनर्जी के साथ। वो एक समय पता नहीं कहाँ से आया, तो पहले वो ऐसा अज्यूम करते हैं कि पहले कुछ भी नहीं था, फिर एक इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल पार्टिकल आया, इनफाइनाइट एनर्जी के साथ आया, और वो ब्लास्ट हो गया, और ब्लास्ट हुआ तो यूनिवर्स आ गया। अच्छा, अब ये बताइए कि लोग इस पे विश्वास कर क्यों लेते हैं? मेरा क्वेश्चन है। जैसे अगर मैं बोलूं, ऐसे अब मैं, जैसे मैं सिंपल बता रहा हूं, मैं बोलूं कि कल मेरे यहाँ घर के पास में एक ब्लास्ट हो गया और ब्लास्ट होने से नया घर बन गया, मान लीजिए मैं ये बोलता हूँ, तो आप विश्वास नहीं करेंगे। है ब्लास्ट कैसे वो घर बन जाएगा, तो टूटेगा घर। ठीक। अब मैं ये बोल रहा हूँ एक इनफाइनाइट इसमें स्मॉल पार्टिकल है, इनफाइनाइट एनर्जी के साथ है, वो फूटा, ये हुआ वो हुआ, यूनिवर्स आ गया। तो बात तो दोनों में सेम ही है कि फटने से कुछ आया, लेकिन मुझ पे विश्वास नहीं करेंगे आप, इन पे विश्वास कर रहे हैं, ऐसा क्यों? क्या कारण है भाई? कृष्ण। जी बाबू जी बताइए। जी, एक कारण तो ये हो सकता है कि हम पहले सही सुने नहीं, पहले गलत ही सुन लिए। इससे ठीक है। आजकल स्कूल में ठीक है, गलत सुन एक लिया, कारण ठीक। ये है। ठीक है। और कोई उत्तर? और कोई उत्तर किसी का? भाई देखिए, दोनों केस में बात सेम ही हो रही है। मैं कह रहा हूँ फटने से घर बन गया, वो कह रहे हैं फटने से यूनिवर्स आ गया, तो फिर आप वो तो मानेंगे नहीं घर बन गया, और ये मानेंगे यूनिवर्स बन गया, तो ऐसा क्यों? मतलब प्रिंसिपल तो दोनों का सेम है ना, फटना और आना कुछ। हाँ, किससे पूछूं? कोई और बताया कुछ? चलिए कोई नहीं बताएगा, ठीक, कोई बात नहीं। देखिए होता क्या है। तो जी ये हाँ जी बोलिए। हो सकता है कि भाई अगर भगवान बता देंगे भगवान से आया है सब हुआ है, तो फिर रूल्स रेगुलेशन मानना पड़ेगा। ऐसे कोई है नहीं उसके पीछे, सिंपल बस पहले आया हो गया, कुछ उसके पीछे है नहीं। चलिए ठीक, ये सब देखिए, ये सब तो ठीक। ठीक है, ये सब तो एक, एक वो पर्सपेक्टिव है जो हम लोग गीता में पढ़े हैं। यहाँ बहुत सिंपल है, जनरल लोगों के लिए सिंपल। देखिए ऐसा होता है, प्रोपात जी एक बहुत सुंदर बात बोलते हैं, फर्स्ट ड्रेस देन एड्रेस। बहुत सुंदर बोले। पहले अपनी वेशभूषा को सही रखिए, फिर लोगों को एड्रेस करिए। तो ये जो रास्कल लोग होते हैं, ये बड़े बड़े महंगे महंगे कोट वगैरह पहन के, टाई लगा के, बिल्कुल प्रॉपर इंग्लिश बोलते हैं, तो लोगों को लगता है अरे वाह, कितना अच्छा है, इंग्लिश बोलता है, इतने अच्छे कपड़े पहने हैं, जरूर सच बोल रहा होगा। बस ऐसे टर्म्स यूज करते हैं, जैसे इनफाइनाइट स्मॉल पार्टिकल, इनफाइनाइट एनर्जी, ये वो फलाना धमाका, अरे सही बोल रहा होगा। ये पॉइंट है। हम जनरली क्या होता है ना, हम बाहरी पहनावा देखते हैं। जैसे अगर, जैसे लेट से मान लीजिए आपके घर में कोई गेरुए वस्त्र में आ गया, और हो सकता है चोर ही क्यों ना हो, तो आप लोग क्या, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रणाम करेंगे, अरे अरे महाराज जी, अरे अरे कुछ साधु आए हैं, क्योंकि चोर है वो। भाई रावण ने क्या किया, रावण ने क्या किया, रावण ने क्या किया?
रावण ने क्या किया था? वो वस्त्र पहन के आया था और लोगों को लगा भिक्षुक है। तो वैसे ये साइंटिस्ट लोग पहन के आते हैं अच्छे अच्छे कपड़े, पर है सांप। जितना आप उनको दूध देंगे वो उतना ही जहर उगलेंगे। जितना ही आप अटेंशन देंगे साइंटिस्ट लोगों पे, तो वो उतना ही जहर उगलेंगे फिर बाद में। ठीक है ना? एक सेकंड दीजिएगा मुझे, बस एक सेकंड। हरे कृष्णा। ठीक है। तो हाँ, लेकिन देखिए, अब देखिए, अब इस बिग बैंग थ्योरी को हम लोग सुने, जो हम लोगों ने बात अभी करी, इन्फाइनेटेसिमल स्मॉल पार्टिकल इन्फाइनाइट एनर्जी के साथ है, वो फटा और वो फिर यूनिवर्स आ गया। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि अनआंसर्ड रह गए हैं और उनको पूछना चाहिए। पहला तो ये है कि कौन वहां पे उपस्थित था जिसने बोला कि ये पार्टिकल इन्फाइनेटेसिमल स्मॉल पार्टिकल? मतलब आप ये कैसे एज्यूम कर सकते हैं कि वो इन्फाइनेटेसिमल स्मॉल पार्टिकल था? मतलब कोई तो होना चाहिए ना, वहां कोई था ही नहीं, आप कह रहे हो कोई था ही नहीं। देखिए, जैसे मैं क्या बताऊं। सो लेट्स देखिए, जो भी आप जड़ वस्तु में वो देखते हैं ना चेंजेस, जैसे जैसे मान लीजिए ये चीज आई है, अब आपके सामने प्रोडक्ट सामने आया है, तो अब इसको बनाने वाला कोई होगा, और जब आप उस तक पहुंचेंगे तो बोलेगा हाँ मैंने इसको बनाया है, या मैंने इसको देखा था कि ये कैसा दिखता था पहले। आपको समझ में आ रहा है? जैसे आप बचपन में कैसे लगते थे ये आपको नहीं पता, तो तब फोटो ना देखो, लेकिन माता पिता आपसे पहले थे तो वो जानते हैं कि हाँ ये ऐसा लगता था। तो अब आपने बोला है कि इन्फाइनेटेसिमल स्मॉल पार्टिकल है, तो वो किसने देखा पहले? भाई किसने तो देखा होगा ना पहले, तब तो उसने बोला। अच्छा, और ये किसने माना कि इन्फाइनाइट एनर्जी थी उसके अंदर? जब कोई था ही नहीं तो कैसे कह सकते हैं कि इन्फाइनाइट एनर्जी थी और स्मॉल पार्टिकल था? और तीसरा प्रश्न तो यही होता है, बहुत कॉमन प्रश्न है जो हर भक्त कहता है, कि फटने से कुछ आ गया सकता है। फटने से डिस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन नहीं होता। अगर फटने से कंस्ट्रक्शन ही होता तो जितने जो लेबर है ना, जो ठेके वाले हैं, सब मर जाते। वो कहते हैं भैया तुम जो है वो पटाखे ले आओ, मिर्ची उसको रख दो, वो फूटेगी बन जाएगा घर। क्या करना है लेबर लगा, क्या करना है ईंटें डला के? मतलब हंसी आती है यार। कैसे बोल सकता है कोई? और साइंटिस्ट, उसको हम साइंटिस्ट बोलते हैं, वो साइंटिस्ट है नहीं, वो कपड़े से पहनता है खाली बस, इसीलिए लोग वैल्यू करते हैं उसकी। और फिर एक और प्रश्न आता है कि ये पार्टिकल आया कहाँ से? देखिए, पार्टिकल कहाँ से आया, ये प्रश्न बनता है। इतनी एनर्जी का देखिए। अच्छा, मैं बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछ रहा हूँ। हरे कृष्णा पूर्ण प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्ण। हाँ, दिवाली पे कितने सारे घर बन जाते हैं, सही कह रहे हैं। ये क्या कह रहे थे? हाँ, मैं पूछ रहा था, अगर कहीं एनर्जी है तो एनर्जेटिक होगा कि नहीं होगा? हाँ बिल्कुल। होगा ना? ठीक। अब यहाँ पे कह रहे हैं इनफाइनाइट एनर्जी है, तो उस इनफाइनाइट एनर्जी को सप्लाई करने वाला कौन है बताओ? वो आई कहाँ से एनर्जी? एनर्जी कहाँ से आई, किसने सप्लाई करी? तो आपके पास ये प्रश्न नहीं है, तुम आपकी थ्योरी को क्यों माने? पहली बात तो ये थ्योरी है, मन की कल्पना है, और उसके बाद भी इतने सारे फ्लॉज हैं। हम आपकी बात क्यों माने, भगवान की बात क्यों नहीं माने? ठीक। अब हम लोग एक आखिरी थ्योरी लेंगे, डार्विन्स थ्योरी ऑन एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। देखिए थ्योरी क्या बोलती है, सबको पता है, तो मतलब बिल्कुल सब लोगों ने पढ़ रखा है क्लास में, तो क्या बोलना ही है। सब बोलते हैं 20 राइट हैंड अमीनो एसिड, 20 लेफ्ट हैंड अमीनो एसिड मिलते हैं, एक लिविंग सेल बनता है, उसके बाद वो लिविंग सेल बहुत सारे सेल में कन्वर्ट होता है। फिर वो एग्जाम्पल देते हैं कि एक जिराफ था, नहीं एक जेबरा था, जेबरे को कुछ खाना था, पेड़ पर लटका हुआ फल वल, तो उसने अपनी गर्दन बढ़ाई, वो जिराफ बन गया। पोलर बियर को नहाने की इच्छा हुई, उसको खुजली हो रही थी,
पोलर बियर गया नदी में और वेल बन के बाहर आ गया। और बाद में फिर जो है जो बंदर थे फिर वो इंसान बन गए। देखिए अब आप समझिए बात को, अगर लेट से कोई बहुत ही रेपुटेड पर्सन, कोई बहुत ही जिसका समाज में रेपुटेशन हो और वो ये बात कहे, तो भले ही उसकी बात में तथ्य ना हो पर आप उसकी रेपुटेशन से इसको स्वीकार कर लेंगे। ठीक, अरे भाई बहुत बड़े ऊंचे आदमी हैं, बहुत सम्मान है इनका समाज में, आप स्वीकार कर लेंगे। बस ऐसे ही हुआ है। जब ब्रिटिशर्स आए थे तो जो ब्राह्मण थे, देखिए ब्राह्मण होता है ना, ब्राह्मण कमाता नहीं है, ब्राह्मण जीता है दान पे। लेकिन कभी कभी कुछ ब्राह्मण ऐसे होते हैं जो बहुत लोभी होते हैं, जो केवल दान संतुष्ट नहीं होते, उनको और चाहिए होता है। तो ब्रिटिशर्स ने ऐसे कुछ लोभी ब्राह्मणों को पकड़ा, और ब्रिटिशर्स ने लोभी ब्राह्मण को रिश्वत दिया, कह सकते जो भी दिया, धन वगैरह, कि तुम ये प्रचार करो कि शास्त्र माइथोलॉजी है। और ब्राह्मण तो मेन है भाई, वर्णाश्रम का। ब्राह्मण जो है सारे वर्ण मानेंगे। और जब ब्राह्मण कहने लगे ये कि ये सब झूठ है, तो फिर आदमी क्यों नहीं मानेगा। बस यही हुआ है हमारे साथ। ये कुछ लोभी ब्राह्मणों के चक्कर में पूरा समाज बिगड़ा हुआ है। और ब्रिटिशर्स ने उसी उन्हीं पे हमला किया, क्योंकि ब्राह्मण वर्ण का टॉप मोस्ट आदमी रहता है, वो सबका गुरु होता है। तो फिर ब्राह्मणों ने कहना शुरू कर दिया कि ये शास्त्र कुछ नहीं है, सब फर्जी है, माइथोलॉजी है, ये है वो है। लोगों का फिर विश्वास हट गया। और ब्राह्मणों ने ही प्रचार करा कि जो ये कह रहे हैं ना अंग्रेज, वही सच है। तो आपका फेथ यहां से था कि वहां लगा दी। ये बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है हमारे साथ। तो अब देखिए, डार्विन असल में डार्विन थ्योरी मैथोलॉजी है, वो कुछ है। देखिए माइथोलॉजी का मतलब क्या होता है, माइथोलॉजी का मतलब ये होता है कि कुछ सेल्फिश डिजायर्स की वजह से आप कुछ कहानी बनाते हो। असली में माइथोलॉजी का अर्थ क्या है, आपके अंदर कोई सेल्फिश मोटिव है, उसको पूरा करने के लिए कुछ कहानी बनाओ जो झूठ हो, जिससे आपका स्वार्थ पूरा हो जाए। इसको बोलते हैं मैथोलॉजी। और डार्विन की थ्योरी असल में मैथोलॉजी, उसका स्वार्थ था कि लोग भगवान के बारे में ना जान पाए, मुझे भगवान बनाए, या मुझे फेमस होना है, जो भी उसका मोटिव रहा हो। तो ये चीज है। अब उसकी थ्योरी में कुछ फ्लॉज है, उसको देख लेते हैं। वो कहता है 20 लेफ्ट हैंड अमीनो एसिड और 20 राइट हैंड अमीनो एसिड मिलके एक सेल बनते हैं। ठीक है, अगर आपकी बात सच है तो आज तक कोई भी साइंटिस्ट एक सेल क्यों नहीं बना पाया, एक लिविंग सेल। भाई आपकी ही अगर हम बात माने तो एक भी साइंटिस्ट लिविंग सेल क्यों नहीं बना पाया। ठीक है, हटाओ। अच्छा, अगर आप कहते हो कि एक सेल से फिर बहुत सारे सेल बने, तो उसका तो हमारे पास कोई प्रूफ ही नहीं है, मतलब आपकी थ्योरी के अलावा कोई साइंटिस्ट ऐसा कह ही नहीं रहा है, ना कहीं लिखा है। तो आप पे अंधा विश्वास क्यों करें हम। ठीक, अब हम देखते हैं कि बहुत सारे जेबरा जो होते हैं आज भी, आजकल जू में अगर आप जाएंगे, अगर जेबरा बचे हैं तो जेबरा को देखेंगे तो वो चढ़ता है, वो ऊपर चढ़ता है, सब कुछ करता है, तो वो जिराफ क्यों नहीं बनता, आज जिराफ क्यों नहीं बनता वो। देखिए थ्योरी का मतलब क्या देखा हम लोगों ने, जो तथ्य है ही नहीं, फर्जी है। अगर ये फैक्ट होता तो आज भी सच होता ना। हमने फैक्ट फैक्ट की डेफिनेशन क्या पढ़ी है, फैक्ट मतलब जो हर समय सच रहे। तो अगर डार्विन थ्योरी फैक्ट होती तो आज भी होता, लेकिन आज तो हम नहीं देख रहे हैं, तो इसका मतलब फर्जी है। तीसरा, पोलर बियर जो था वो नीचे गया और वो वेल बन के आ गया, पर ऐसा आज भी नहीं देखा जाता। तो ये कहाँ से ले आ रहे हो। और बहुत सुंदर जोक। अगर आप कहते हो हम बंदर से आए हैं, तो आपके पूर्वजों की फोटो क्यों लगाते हैं। सबसे पहला पूर्वज तो बंदर हुआ, तो आप हर घर में बंदर की फोटो देखोगे लगा हुआ, बंदर की फोटो लगी है, उस पर हार चढ़ा हुआ है। अगर आपके पूर्वज बंदर ही हैं तो बंदर की फोटो क्यों नहीं लगाते लोग, कि हाँ भाई बंदर हमारे पूर्वज है, अरे अरे अरे, ये हार पहनाओ उनको। या जो बंदर घूम रहे हैं वृंदावन में, तो खूब बंदर हैं, तो लोग प्रणाम करे, अरे अरे आप मेरे पूर्वज हैं, अरे अरे आप मेरे होता है पतादा रहे हो आप। कितना मूर्खता है। और तीसरी बात जो कि लास्ट है, अगर आप सर्वे पढ़ेंगे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे पढ़ेंगे, तो उसमें दिखाते हैं कि मंकीज भी थे
और साथ साथ ह्यूमन स्कल भी थे मिलियन ऑफ ईयर पहले। तो इसका मतलब बंदर और मनुष्य साथ साथ थे। पर डार्विन को इस बारे में नहीं पता था। तो जो अंधे फॉलोवर हैं डार्विन के, तो इससे यही तो ये सब क्वेश्चंस हैं उनके लिए, जो अंधे फॉलोवर हैं डार्विन के, उनके लिए सब क्वेश्चन है कि आप इन क्वेश्चनों को